सबका स्वागत है। तो आज मैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। ठीक है। तो आज जो हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्वागत है, वेलकम टू दिस चैनल। तो इसमें क्या है, देखिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीआईएसएल हो, एमटीएस हो, उड़ीसा का कोई भी गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या फिर कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे पॉलिटी आ रहा है, वहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो डायरेक्टली पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हम इसको 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो पहला पार्ट है ये सिर्फ रहेगा आपका, मतलब 50 तक रहेगा। ठीक है, 1 to 50 इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे एक बार। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा वो थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहेगा, उसमें क्या मैं सिलेक्टिवली उसको मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत की, सॉरी, बिना किसी बकवास के। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट है फंडामेंटल्स। क्या क्या है देखिए, एडॉप्टेड कर चुके हैं नवंबर 26 1947 से। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए पहला वाला अगर देखें तो उसमें से थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, कहीं कहीं भी ये 18 भी दिया होता है पर 17 डेज है। ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज, मतलब हमको लगा ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और जो पहले शेड्यूल थे वो 8 थे, अभी 12 हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स जो है 22 हैं। और जो आर्टिकल्स थे वो आप कमेंट में बताइए कि कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 400 प्लस है। चलिए मैं बता, पहले तो 395 था, अभी बढ़ गया है। वो कितने आर्टिकल्स हैं वो देख लीजिए। तो पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ऐसे करके पार्ट पार्ट है। ठीक है। तो पहले पार्ट में ये डील करता है द यूनियन और टेरिटरी के बीच आर्टिकल्स। ठीक है। हाँ, चलिए मैं पहले ये बताऊँ सोर्स कहाँ से मैंने ये लिया। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैंने जो पीडीएफ आता है ना, वहाँ से ही मैंने लिया है। तो आर्टिकल्स 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन है, मतलब इंडिया दैट इज भारत, सॉरी, इंडिया दैट इज भारत ऐसे लिखा हुआ वहाँ पे अगर देखेंगे। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, मतलब न्यू स्टेट्स बनाने के लिए कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 जो है वो न्यू स्टेट्स बना सकते हैं उसमें, पर कैसे, एरिया को अल्टर करके, अल्टर मतलब चेंज करके बाउंड्रीज को। ठीक है, और या फिर उसके जो नेम्स हैं उनको चेंज करके। ये ध्यान में रखिएगा कि नया स्टेट एडमिशन का अगर कुछ आएगा तो वो होगा आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 मतलब अल्टर करके बनाएंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 3 रहेगा। Article 4, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matter। मतलब ये सप्लीमेंटल होगा, इंसिडेंटल होगा एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स में ही इसको हम कंसिडर करेंगे, ऐसे ही नहीं बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आर्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1 नेम एंड टेरिटरी है, एडमिशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट्स। देखिए यहाँ पे एक 2A है, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ओमिटेड, ये मतलब हटा दिए हैं। आर्टिकल 3 में अल्टर करेंगे, चेंज बाउंड्री वगैरह, नेम। और 4 में मतलब कॉन्सिक्वेंशियल होगा। ठीक है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 तो ये चला गया, पार्ट 2 में देखेंगे सिटीजनशिप के बारे में है। तो आर्टिकल जो 5 है वो बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा है उस वक्त वो सिटीजनशिप दिया है। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये आर्टिकल 6 क्या बोलता है, जो लोग मतलब माइग्रेट हुए हैं कहाँ से, पाकिस्तान से इंडिया तक। ठीक है, पार्टीशन का आ जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, मतलब जो इसमें एक्चुअली दिया है कि वो लोग गए हैं पर कुछ दिन बाद वो लौट के चले आए, मतलब उस तरह का है। ठीक है। आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब जो बाहर रहते हैं उनके सिटीजनशिप के लिए। आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। ठीक है, हमारे जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब ये रेगुलेट करना करेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3, सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा फंडामेंटल राइट्स कितने नंबर पार्ट पे है, पार्ट 3 में है।
तो पहले तो जनरल है, जनरल में देखेंगे 12 में आर्टिकल जो 12 है, आर्टिकल 12 वो डेफिनेशन दिया है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है वो दिया है। आर्टिकल 13 में लॉस इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ये दिया है, ठीक है। और फिर ये जो राइट टू इक्वलिटी दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ ये दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक सेकंड में कर देता हूँ। ये जो राइट टू, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, ये नहीं आएगा यहाँ पे, गलती से लग गया है, ठीक है। चलिए तो हम रिज्यूम करते हैं हमारा। तो ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो आर्टिकल 13 जो है वो डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए बताता है, लॉ इंकस्टन हो जाएगा अगर कोई वायोलेट हो रहा है तो। आर्टिकल 14 बोले, आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आप कोई भी हो, ठीक है, आप टाटा हो, बिरला हो, कुछ भी हो, आप लॉ के आगे सब कुछ क्या है, सभी सेम है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 मूवी भी आया था, इसमें देखिए डिस्क्रिमिनेशन का बात हो रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, ठीक है, तुम्हारा ये छोटा जात है, तुम लड़की हो, ठीक है, और तुम यहाँ से मतलब वहाँ से आई हो, यहाँ से आई हो, इस तरह से आप मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को, आर्टिकल 15, और नहीं भी करना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी, हाँ सॉरी एक पॉइंट, सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो ह्यूमैनिटी का है, ठीक है, थैंक यू। चलिए आर्टिकल 16 जो बोलता है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे इन टर्म्स मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी आपका मान लीजिए SSCL का फॉर्म आया, तो चलिए मेरा ये अंकल हैं, मुझे चलिए थोड़ा सा मुझे एक सीट दे दीजिए, ऐसे मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। या फिर कोई भी अपना कोई रिलेटिव को ऐसे फेवर नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि कोई भी पोस्ट हो, भले ही एक ही पोस्ट होता है, पर आप देखेंगे एक पोस्ट के लिए भी उनको क्या करना पड़ता है, जो नोटिफिकेशन है वो निकलना पड़ता है। तो वही है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 16 साल में 16 नौकरियां करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे करके याद कीजिए। आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत जो है उसको वो बताता है, आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आप अपने आगे महाराज नहीं लगा सकते, ठीक है। कौन से टाइटल्स को आप लगा सकते हैं, कोई भी एजुकेशनल हो, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट आपको अगर दिया होगा तभी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो टाइटल्स को आप यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 ये है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। तो देखिए राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर ध्यान रहे जब तक ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, सर्टेन उसका लिमिटेशन भी होता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पे आया है, ठीक है। तो आप पूछेंगे आपको कैसे पता, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अभी भी मेरा भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले गो थ्रू किया हूँ, इसके वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, कुछ तो पता है, चलिए ठीक है, मान लीजिए। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। 21 ये बाद में आया अमेंडमेंट, कितने नंबर पे, कितने नंबर का अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को यहाँ पे पुट किया गया है, ये आप कमेंट में बताइए। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 21A। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब ऐसे ही कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, ये आर्टिकल 22 है, ये राइट टू फ्रीडम का हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में देखिए 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, मतलब बेच देते हैं, ठीक है, स्लेवरी सिस्टम होता है। और आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब छोटे बच्चों को वहाँ पे काम पे आप नहीं लगा सकते। आर्टिकल 23 ये है, आर्टिकल 24 ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे मैंने लिख दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 क्या बताता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियन, मतलब कोई भी कुछ भी प्रोफेशन वो एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तुम बोलोगे मुझे गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी, मैं क्या करूँगा, कूड़ा वगैरह करूँगा या फिर सफाई करूँगा, तो करो, तुम्हारा वो चॉइस है, वो भी अच्छा काम है, ठीक है।
चलिए, आर्टिकल 26 क्या बताता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कुछ भी आप जो रिलीजियस अफेयर हो, मान लो जैसे हम गणपति विसर्जन करते हैं, ठीक है, वो सब कर सकते हैं हम, ठीक है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का ये ध्यान रखेंगे। 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ इंस्टीट्यूशन में देखेंगे कि जैसे कन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, कन्वेंट बॉयज़ ऐसे दिया होता है, तो वहाँ पे रिलीजियस सेक्शन होता है। सॉरी। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स क्या है? आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी के लिए वही जो कन्वेंट स्कूल ये वगैरह होता है ना, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल जो होते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा माइनॉरिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। और आर्टिकल 31 में जो है वो देखेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हट गया है, ठीक है, अभी ये 300A में है, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी इसको कर दें। अगर आपको केशवानंद भारती केस आपको थोड़ा सा आप क्या कीजिए, नेट में वगैरह में सर्च करके थोड़ा उनके बारे में देखिए क्या था, ठीक है। सेविंग ऑफ सर्टलर्स क्या था? 31A सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। 31B में वैल्यूएशन सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 31C सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 31D इसको भी हटा दिया, तो ये ज़्यादा हमारा काम का नहीं है, पर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर पीसीएस का एस्पिरेंट, वो उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 सबसे, अगर कुछ बी आर अम्बेडकर ने भी इनके बारे में सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कुछ आर्टिकल 32 के बारे में बोला था कि अगर कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है तो आर्टिकल 32 है, ठीक है। मतलब ये आर्टिकल जो है आपको पावर देता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। 32A क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉस नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32, ये ओमिट कर दिया गया है। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन एप्लीकेशन टू फोर्सेस, तो ये मॉडिफाई कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट चाहे तो। 34 में रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स कन्वर्स पार्ट वाइल मार्शल लॉ मतलब ये जो इमरजेंसी के वक्त क्या होगा, ये जो रेस्ट्रिक्शन राइट्स वगैरह क्या रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4 में डीपीएसपी है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितने नंबर पार्ट पे है? पार्ट 4 में है। इसका डेफिनेशन पहले दिया है 36 आर्टिकल्स में। 36 के बाद 37 आता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट दिस पार्ट, मतलब उनका एप्लीकेशन क्या है, ये डीपीएसपी का एप्लीकेशन क्या है वो 37 में दिया है। 38 में क्या है? स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, स्टेट जो है वो करना पड़ेगा उनको, ठीक है, अपने लोगों के लिए भलाई के लिए प्रमोट करना पड़ेगा उनको। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ मतलब प्रिंसिपल को फॉलो करने पड़ेंगे पॉलिसी को। 39 है क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको इक्वल मिलेगा, अगर कोई एफर्ट नहीं कर पाएगा उसको भी मिलेगा, ठीक है। 39A ध्यान रखिए, 39A क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये पार्ट 4 में है डीपीएसपी। 36 में डेफिनेशन दिया है, 39A का ध्यान रखेंगे, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नेक्स्ट बहुत सारे हैं। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, इसको समझाना पड़ेगा क्या, ये विलेज पंचायत के बारे में लिखा है 40 में। 41 में देखिए राइट टू वर्क है, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 42 में दिया है ह्यूमन कंडीशन क्या होना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ ये वगैरह दिया है। 43 में लिविंग वेज के बारे में दिया है वर्कर्स के लिए, ठीक है। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 43B में दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा होना चाहिए, वो है प्रमोशन, ठीक है उनका। 44 ध्यान रखेंगे, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसके वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, ठीक है। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको मन हो तो, ठीक है। 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 साल के नीचे उनको क्या हुआ चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन भी मिलना चाहिए, ठीक है। 45 है।
आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर रिक्वेस्ट सेक्शन, उनको एजुकेशन और इकोनॉमिक को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनली मतलब उनका एजुकेशन भी हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, और इकोनॉमिक कंडीशन भी उनका प्रमोट मतलब डेवलप करने के लिए ट्राई करेंगे। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के बारे में। ठीक है, 48 क्या है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन, वो देखेंगे। 48 में देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट है उसको उसका सेफगार्ड हम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 50 क्या करता है, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग करता है, आर्टिकल 50। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये ठीक है। चलिए पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, तो हम इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको लेके आऊँगा। 50 तक तो हमने कर लिया। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो पहले आप क्या करेंगे कि एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको सोर्स चाहिए तो आप तरुण गोयल, लुसेंट, या फिर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गूगल में टाइप कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करके थोड़ा सा पहले रीड कीजिए, और फिर और एक बार क्या करेंगे, इस वीडियो को देखते वक्त थोड़ा थोड़ा मन में रिपीट करने के लिए ट्राई करेंगे, तब आप क्या क्या होगा, जल्दी रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए थैंक यू, इतना हम आज करते हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको और थोड़ा आगे, और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको ही मैं वहाँ पे लेके आऊँगा, पूरा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ इम्प्रूव हो सके तो मैं अपने से पूरा 100% ट्राई करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।